तो इस कहानी की शुरुआत टेरिसा, कैलेब और जेसिका नाम के तीन दोस्तों से होती है जो जंगल में मौजूद एक कैबिन में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। पर इस वक्त उस कैबिन के बाहर वाली झील के किनारे सिर्फ टेरिसा और कैलेब ही मौजूद थे, क्योंकि जेसिका की तबीयत खराब होने की वजह से वो कैबिन में आराम कर रही थी। तब थोड़ी देर बाद टेरिसा जेसिका को देखने कैबिन के अंदर गई, जहाँ जेसिका बेड पर आराम कर रही थी। टेरिसा ने जेसिका को जब आवाज लगाई तो जेसिका बिना उठे ही उसकी बातों का जवाब दे रही थी, इसलिए टेरिसा वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगी। लेकिन अगले ही पल जेसिका उठकर बैठ गई और टेरिसा के हाथ में पकड़ी हुई किताब पढ़ने लगी, जबकि उसका चेहरा टेरिसा की ओर था ही नहीं। जेसिका की आवाज भी इस वक्त शैतानों जैसी हो गई थी, जिससे टेरिसा को डर लगने लगा था। पर फिर भी हिम्मत जुटाकर टेरिसा ने जब उसे चुप हो जाने को कहा तो जेसिका बेड से नीचे गिर गई और टेरिसा को कुछ समझ में आने से पहले ही जेसिका अजीब तरह से तड़पते हुए उल्टियां करने के बाद बेहोश हो गई। मगर जैसे ही टेरिसा उसके पास गई तो जेसिका ने उसका गला पकड़ लिया, क्योंकि असल में जेसिका इस वक्त किसी शैतानी शक्ति के वश में थी, जिसने टेरिसा के बाल पकड़कर एक ही झटके में उसके सर से अलग कर दिए। वहीं कैलेब अभी भी झील के पास ड्रोन उड़ा रहा था कि तभी खून से लथपथ टेरिसा उसके पास आ पहुंची। पर उसके कैलेब को कुछ बताने से पहले ही वहां जेसिका आ गई, जिसने कैलेब के ड्रोन से अपना चेहरा जख्मी किया और झील में कूद गई। ये जो भी चल रहा था, कैलेब को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो जल्दी से जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद गया। लेकिन अगले ही पल झील का पानी कैलेब के खून से लाल हो गया और जेसिका ने कैलेब का सर काटकर पानी से बाहर फेंक दिया। पर आखिर ये तीनों दोस्त कौन हैं और जेसिका के अंदर ये शैतान आया कैसे, ये जानने के लिए चलो एक दिन पीछे चलते हैं, जहां बैंकॉक के क्लब के बाथरूम में बेथ नाम की गिटार टेक्नीशियन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। अब भले ही बेथ को इस टेस्ट से पता चला था कि वो मां बनने वाली थी, पर फिर भी वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। इसलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए अपनी बहन एली के घर की ओर निकल पड़ी, जो कि लॉस एंजलिस में रहती है। दूसरी ओर एली इस वक्त अपने घर पर अपनी कुछ मशीन ठीक कर रही थी, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है, और उसके साथ उसका बेटा डैनी, बेटी ब्रिज और सबसे छोटी बेटी कैसी रहती है। अब वो सब लोग अपने घर में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजी। मगर डैनी ने इस वक्त काफी तेज म्यूजिक चलाया हुआ था और ब्रिज और कैसी भी उसी के कमरे में थी, इसलिए एली को ही दरवाजा खोलने जाना पड़ा। और वहाँ एली की छोटी बहन बेथ ने अचानक एली के सामने आकर उसे डरा दिया। तो अब एली से मिलने के बाद बेथ ने उसे बताया कि तुम्हारे फ्लैट की मेन डोर बेल खराब हो चुकी है, तो ऐसे तो कोई भी अंदर आ सकता है। जिस पर एली ने कहा कि सिर्फ डोर बेल ही नहीं बल्कि ये पूरी बिल्डिंग खराब हो चुकी है, इसलिए अगले महीने इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और हम सबको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। खैर, अब रात के वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करने लगा, जहाँ बेथ सबको अपने लाए हुए गिफ्ट दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने एली के पति के लिए लाया हुआ गिफ्ट निकाला तो सब लोग ये सुनकर सुन्न पड़ गए। तब एली ने तुरंत अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज दिया, क्योंकि वो इस बारे में बेथ से बात करना चाहती थी। तब बच्चों के जाने के बाद एली ने बेथ को बताया कि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है, जिस पर बेथ ने कहा कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे ये बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आ जाती। लेकिन एली का कहना था कि ये सब आज से 2.5 महीने पहले हुआ था और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, पर तुम्हारे पास शायद मेरे लिए वक्त ही नहीं था। और इस बात को लेकर एली बेथ से काफी नाराज थी। लेकिन जब एली ने बेथ को बाथरूम में परेशान बैठी देखा तो वो अपने गुस्से को भूलकर उसके पास जाकर पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। मगर बेथ के कुछ बताने से पहले ही वहां भूकंप आ गया, जिससे सब कुछ जोर जोर से हिलने लगा। दूसरी ओर एली के बच्चे भी इस भूकंप के दौरान पिज्जा लेकर वापस आ गए थे और भूकंप की वजह से वो पार्किंग में ही फंस गए। मगर थोड़ी देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। लेकिन इस भूकंप के बाद डैनी को जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला और ब्रिज डैनी को उससे दूर रहने को कहने लगी। पर हर भूतिया कहानी की तरह इसमें भी डैनी ने अपनी बहन की एक नहीं सुनी और उस गड्ढे के अंदर चला गया, जिसमें बैंक की एक तिजोरी और काफी सारे लॉकर मौजूद थे। इसके साथ ही डैनी को वहाँ एक पुराना बक्सा मिला, जिसके अंदर कुछ पुराने कागज, कुछ रिकॉर्ड्स और फोटोज थी, जिसमें 3 पादरी हाथ में एक किताब पकड़े खड़े थे। जिसके अगले ही पल डैनी को वहाँ एक कब्र भी दिखाई दी, जिसके आसपास बहुत सारे क्रॉस लटके हुए थे। लेकिन डैनी ने इस सब को अनदेखा करके उस कब्र में हुए एक छेद में हाथ डालकर उसमें से कुछ बाहर निकाल लिया, जो एक कपड़े से लिपटा हुआ था। पर जैसे ही डैनी ने उस कपड़े को हटाया तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े थे, जिनके उड़ने के बाद उस कपड़े के अंदर डैनी को एक किताब मिली, जो कि बहुत पुरानी थी। वहीं एली और वेथ
इस वक्त बहुत परेशान थी क्योंकि उनके बच्चे भूकंप के बाद अब तक वापस नहीं आए थे। इसलिए एली ने अपने एक पड़ोसी की मदद से बच्चों को ढूंढने का सोचा ही था कि तभी उसके बच्चे वापस आ गए और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर एली की जान में जान आई। अब इस सब के बाद कैसी नहाने जा रही थी जहां बेथ उसे डराने के लिए मजाक करने लगी, पर इसी दौरान बेथ के पेट में दर्द होने लगा जिसे देखकर कैसी ने बेथ को गले लगा लिया। वहीं दूसरी ओर डैनी उस किताब को अपने घर ले आया था क्योंकि उसे लगता था इस किताब के बहुत पुराने होने की वजह से ये काफी महंगी बिक सकती है और इससे हमारी माँ की काफी मदद होगी, जिसके लिए वो ब्रिज के लाख मना करने पर भी उस किताब को खोलने की कोशिश करने लगा। पर इसी दौरान उस किताब के बड़े बड़े दांतों से उसकी उंगली कट गई, जो कि कोई आम बात नहीं थी क्योंकि डैनी की उंगली से निकले खून की कुछ बूंदें जब उस किताब पर पड़ी तो वो अपने आप ही खुल गई। उस किताब के हर एक पन्ने पर मार काट और खून खराबे से भरी तस्वीरें बनी हुई थी जो कि बहुत डरावनी थी। पर ब्रिज को ये सब देखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए ब्रिज ने उस किताब को बंद करके डैनी को जल्दी से जल्दी उसे वहीं छोड़कर आने को कहा जहां से वो उसे लेकर आया था। लेकिन डैनी को अब भी ये जानने की चुल मची हुई थी कि आखिर ये सब है क्या, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर उस रिकॉर्ड को सुनने लगा जो इस किताब के साथ उस गड्ढे से मिला था। तब उस रिकॉर्ड से आ रही आवाज से उसे पता चला कि इस किताब का नाम द बुक ऑफ डेड है और इसे इंसानी मांस से बनाया गया है और इस पर लिखी लिखावट भी इंसानी खून की है। अब इस सब के बाद उस रिकॉर्ड से फादर कैनन और फादर हुगो ने बताया कि इस किताब में शैतानी मंत्र लिखे हुए थे जो कि शापित हैं। लेकिन तभी उस रिकॉर्ड से अपने आप ही उस किताब पर लिखे हुए मंत्रों की आवाजें आने लगी और उस किताब के पन्ने भी अपने आप ही पलटने लगे। और आसान शब्दों में कहूँ तो इन मंत्रों से किताब के अंदर कैद शैतान अब आजाद हो चुका था। इसी बीच एली लॉन्ड्री के काम से जा रही थी, पर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आई तो उस शैतान ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो फिर से लिफ्ट के अंदर गिर गई और वो लिफ्ट तेजी से नीचे क्रैश हो गई और इस हादसे ने एली को बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब एली को होश आया तो वो उस लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर वो शैतान अब भी वही था जिसने एली के साथ काफी मारपीट करने के बाद लिफ्ट की वायर से उसे हवा में लटका दिया और बुरी तरह से उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। और इस सब के दौरान एली के घर पर अचानक लाइट भी जा चुकी थी, जिससे सब बच्चे काफी डरने लग गए थे। खैर अब डैनी ने फ्यूज चेक किया, पर इसके बाद भी जब लाइट नहीं आई तो ब्रिज रोशनी के लिए मोमबत्तियां जलाने लगी। लेकिन इसी बीच एली टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए घर वापस आई और सीधा रसोई में जाकर अंडे बनाने लगी, जिसे देखकर बेथ और बच्चे काफी हैरान थे। पर फिर भी जब बेथ ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर एली से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो एली ने कहा कि मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं तुम सबको काटकर तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाऊं। इतना कह के एली पागलों की तरह हंसने लगी और उसकी इस हरकत ने सबको और भी डरा दिया था। लेकिन उनका ये डर उस वक्त और भी बढ़ गया जब अगले ही पल एली ने डरावने तरीके से जमीन पर रेंगने के बाद इतनी उल्टी की कि वहाँ का पूरा फर्श गीला हो गया। जिसके बाद एली ने बेथ से कहा कि वो मेरे अंदर है और तुम्हें मेरे बच्चों को इससे बचाना होगा, और इतना कहकर एली बेहोश हो गई। खैर अब एली के बेहोश हो जाने की वजह से बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन इस बिल्डिंग की लिफ्ट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि सीढ़ियां भी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें एली को वापस लेकर आना पड़ा। एली की इस हालत को देखकर बेथ ने उसके पड़ोसी गैब्रियल और मिस्टर फोंडा को भी बुला लिया था, क्योंकि एली की लगातार खुली आंखों को देखकर बेथ ने मान लिया था कि एली अब इस दुनिया में नहीं रही। पर इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके थे और किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो सब एली की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। तो अब प्रार्थना करने के बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा ने प्लान बनाया कि इस बिल्डिंग की उत्तर दिशा में एक फायर एस्केप लैडर है और वो दोनों उसे नीचे उतारने की कोशिश करेंगे ताकि किसी से मदद मांगी जा सके। और इसके लिए वो दोनों वहां जाकर उस दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर बेथ एली के पास बैठकर उसे अपना दुख जाहिर करने लगी कि चाहे तुम कितनी भी बिजी रही, पर तुमने हमेशा हम सब के लिए वक्त निकाला, पर अब तुम इस दुनिया में नहीं रही तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे संभालूंगी। लेकिन बेथ के ऐसा कहते ही उसके फोन पर एली का एक वॉइस मेल आया, जिसमें एली कह रही थी कि मैं जिंदा हूँ और जल रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर तभी अचानक बेथ का फोन अपने आप ही टूट गया और ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इसके बाद जब बेथ पीछे मुड़ी
पड़ी तो एली अपने आप ही उठकर बैठ गई थी और अपनी बहन को जिंदा देखकर वो काफी खुश हुई। लेकिन इस वक्त एली को बहुत तेज बुखार था, इसलिए बेथ ने बच्चों की मदद से एली को बाथटब में लिटा दिया। मगर पानी में डूबने के थोड़ी देर बाद ही एली पानी से निकलकर दीवार के ऊपर चिपककर बहुत जोर से चिल्लाई और उसकी ये चीख इतनी तेज थी कि वो पूरी बिल्डिंग में सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि बाथरूम में लगा आईना भी टूट गया। लेकिन अगले ही पल एली बाथटब में फिर से गिरकर बाहर आई, जो अब पूरी तरह से शैतान के वश में हो चुकी थी। अब एली जब बाथटब से निकलकर अपने परिवार की ओर बढ़ी तो वो सब डर के मारे उससे दूर भागने लगे। मगर इसके बावजूद एली उस टूटे हुए आईने के एक टुकड़े से बेथ पर हमला करने लगी, जिससे बचने की कोशिश में वो टुकड़ा बेथ के हाथ में घुस गया। तब इसी बीच जब ब्रिज ने अपनी मां को रोकने की कोशिश की तो एली ने उस पर हमला करके अपनी टैटू बनाने वाली मशीन उठा ली, जिसमें उसने इंक की जगह अपना खून भरा और ब्रिज के मुंह पर टैटू बनाना शुरू कर दिया। पर सही वक्त पर डैनी ने एली को मार के दूर फेंका और ब्रिज की जान बच गई। अब इसी बीच एली के घर से आ रही आवाजों को सुनकर उसके पड़ोसी भी उसके घर में आ गए थे, पर एली ने गैब्रियल को देखते ही उस पर हमला करके उसकी आंख अपने मुंह से ही उखाड़कर उसके दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक दी। तब एली के इस शैतानी रूप को देखकर डर के मारे बेथ ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके उसके सामने एक कैबिनेट रख दिया, जबकि एली अब भी अंदर आने के लिए दरवाजे पर अपना सर पटक रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाहर से आवाजें आना बंद हो गई तो बेथ ने दरवाजे पर लगे ग्लास पैनल से बाहर देखा। मगर बाहर का नजारा देखकर बेथ की रूह कांप उठी, क्योंकि बाहर एली अपने पड़ोसियों को बेरहमी से मार रही थी। तब मिस्टर फोंडा ने एली से बचने के लिए उस पर गोली भी चलाई, पर एली ने उसे भी मार दिया, क्योंकि एली इस वक्त एक शैतान बन चुकी थी और ऐसे शैतानों को गोलियों से खत्म नहीं किया जाता। खैर, अब ये जो भी चल रहा था इसे देखकर ब्रिज ने डैनी से पूछा कि तुम्हें नहीं लगता हमारी माँ उस किताब की तस्वीरों जैसी लग रही है जिसे तुम इस घर में लाए थे? तब इसी बात पर उन दोनों में बहस होने लगी, क्योंकि ब्रिज इस सब का जिम्मेदार डैनी को मान रही थी। लेकिन बेथ ने उन दोनों की लड़ाई को शांत करवाते हुए उन्हें समझाया कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके बाद डैनी ने बेथ को वो किताब और रिकॉर्ड्स दिखाए जिन्हें वो उस गड्ढे से चुरा कर लाया था। डैनी ने बताया कि मैंने इस रिकॉर्ड का बस एक ही पार्ट सुना था, जिसमें एक पादरी अजीब तरह से प्रेयर कर रहा था। और ब्रिज का कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब मेरे इस रिकॉर्ड को चलाने के बाद ही शुरू हुआ था। दूसरी ओर ब्रिज के चेहरे पर एली द्वारा दिए गए जख्म ने अब किसी इन्फेक्शन की तरह फैलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अचानक ब्रिज की नाक और मुंह से काले रंग का खून निकलने लगा। और जैसे ही ब्रिज ने इसे साफ करने के बाद पानी पिया तो उसे उल्टी आ गई, जिसमें उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकले। इसी बीच घर के बाहर बैठी एली ने अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी सबसे छोटी बेटी कैसी को फंसाकर उससे थोड़ा सा दरवाजा खुलवा लिया, जहां से हाथ निकालकर वो कैसी का गला दबाने लगी। लेकिन कैसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर ऐन वक्त पर डैनी और बेथ ने वहां पहुंचकर कैसी को बचाकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। पर तभी उनकी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर बेथ ने डैनी और कैसी को अंदर जाने को कहा और खुद रसोई में देखने चली गई। मगर जब वो रसोई में पहुंची तो वहां ब्रिज पूरी तरह से शैतान के वश में आकर कांच का गिलास खा रही थी, जिसे देखकर बेथ के पूरी तरह से होश उड़ गए। तब ब्रिज को देखकर डर के मारे बेथ उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, जिसके दौरान ब्रिज ने कद्दूकस की मदद से उसकी एक टांग को बुरी तरह से छील डाला। मगर सही वक्त पर बेथ ने ब्रिज के सर पर एक बर्तन मारकर उसे दूर फेंक दिया। तब इसी बीच वहां पर डैनी भी आ पहुंचा और ब्रिज बेथ को छोड़कर डैनी के पीछे पड़ गई, जिसके दौरान एक कमरे में कैसी को अकेली देखकर जब उसने कैसी पर हमला करने की कोशिश की तो कैसी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा ब्रिज के आगे कर दिया, जो सीधा ब्रिज के मुंह से आर पार हो गया। और जैसे ही ब्रिज ने उस डंडे को अपने मुंह से निकाला तो वो ऐसे जमीन पर गिर गई जैसे उसकी मौत हो गई हो। खैर, अब इस सब के बाद डैनी ने ब्रिज को एक बेड पर बांध दिया, जिसे देखकर बेथ ने डैनी से कहा कि मुझे वो रिकॉर्ड सुनना है, क्योंकि अगर ये सब उसी रिकॉर्ड की वजह से हो रहा है तो इसे रोकने का तरीका भी उस रिकॉर्ड में ही होगा। तब डैनी ने उसे याद दिलाया कि इस वक्त हमारे घर पर लाइट नहीं है और बिना लाइट के रिकॉर्ड प्लेयर काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि बेथ एक गिटार टेक्नीशियन है, इसलिए उसने खुद ही ये सब फिक्स कर लिया। जिसके बाद उसने इस रिकॉर्ड का सीधा तीसरा पार्ट सुनना शुरू कर दिया था, जिसे वो हेडफोन्स
लगाकर सुन रही थी ताकि अगर इसका कोई बुरा असर हो तो वो बस उसी पर हो। लेकिन बेथ को कुछ समझ में आने से पहले ही एली एयर डक के जरिए घर के अंदर आ गई और उसने अपना सबसे पहला शिकार बेथ को बनाया। बेथ ने एली से बचने के लिए उसकी गर्दन में पेचकस भी मारा, पर एली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने बेथ को उठाकर ही दूर फेंक दिया। इसी बीच ब्रिज भी बेड से उठकर कैसी की ओर बढ़ने लगी, पर डैनी ने बीच में आकर कैसी को बचा लिया। लेकिन इस हादसे में डैनी ने ब्रिज को जो चाकू मारा था, ब्रिज ने वो चाकू अपने पेट से निकालकर डैनी को ही मार दिया। तब जैसे तैसे डैनी ने ब्रिज से बचने के लिए उसे आग लगाकर खत्म तो कर दिया था, पर ब्रिज द्वारा मारे गए चाकू की वजह से डैनी की भी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर एली ने जब दोबारा बेथ पर हमला किया तो उसे पता चल गया कि बेथ के पेट में एक बच्चा है और एली अपने हाथों से बेथ के पेट से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगी। पर इसी बीच कैसी, जो कि डर के मारे बेड के नीचे छुपी हुई थी, उसने बेथ की ओर एक कैंची फेंकी और बेथ ने वो कैंची सीधा एली की नाक में घुसाई और तुरंत कैसी को लेकर घर से बाहर निकल गई। उनके घर के बाहर इस वक्त उनके उन पड़ोसियों की लाशें पड़ी थी जिन्हें एली ने मारा था। लेकिन बेथ ने कैसी को पीछे देखने से मना करके गैब्रियल के पास पड़ा हथौड़ा उठाया और फायर एस्केप वाले दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगी। बेथ ने हथौड़े से उस ताले पर कई वार किए, पर उसके बाद भी वो ताला नहीं टूटा, इसलिए वो मिस्टर फोंडा की लाश के पास पड़ी उनकी बंदूक उठाकर उस ताले को तोड़ने ही वाली थी कि तभी एली बाहर आकर उसकी ओर बढ़ने लगी। पर उसके बेथ तक पहुंचने से पहले ही बेथ ने गोली मारकर पहले तो उसकी एक टांग उड़ाई और उसके बाद उसका एक हाथ उड़ा दिया। लेकिन इसके बाद अचानक वहां पड़ी सब लाशें शैतानी ढंग से जिंदा हो गई, जिनसे बचने के लिए बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट के अंदर घुस गई। पर लिफ्ट के दरवाजे के बीच चाबियां गिरी होने की वजह से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, इसलिए कैसी ने चाबियां उठाकर दरवाजा बंद कर लिया। मगर इसके बाद उस किताब के अपने आप पन्ने पलटने के बाद एक पन्ना खुला जिस पर कई हाथों वाला एक राक्षस बना हुआ था और बिल्कुल उसी राक्षस की तरह ब्रिज और डैनी ने अपने शरीर को एली के शरीर से जोड़ लिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो लिफ्ट पूरी तरह से खून से भर गई। तब नीचे पहुंचने के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो बेथ और कैसी के साथ लिफ्ट से बहुत सारा खून भी बाहर निकला, पर इस सब के बावजूद कैसी और बेथ इस हादसे में जिंदा बच निकली। खैर, बेथ ने देखा कि वो शैतान अब भी लिफ्ट के जरिए उनके पीछे आ रहा है, इसलिए उसने जल्दी से पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी उठाई और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। पर इसी बीच उनकी गाड़ी का एक टायर गड्ढे में फंस गया और तब तक वो शैतान भी वहां तक पहुंच गया था, जिससे बचने के लिए बेथ पार्किंग के गेट से बाहर निकलने का सोच रही थी, जो कि बंद हो रहा था। लेकिन उस गेट से निकलते दौरान कैसी उस गेट के अंदर ही रह गई और वो शैतान उसे खींच कर ले गया, जबकि बेथ अब उस गेट से बाहर आ गई थी। वो शैतान अब एक चैनसॉ उठाकर कैसी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लग गया था, पर ऐन वक्त पर बेथ ने जैसे तैसे उस गेट के अंदर आकर शैतान को कैसी से दूर कर दिया। तब बेथ की इस हरकत के बाद शैतान अब गुस्से में बेथ की ओर बढ़ने लगा और वो बेथ को क्रशिंग मशीन में डालकर मारने वाला था, पर कैसी ने पीछे से मशीन को बंद करके बेथ की जान बचा ली। लेकिन जैसे ही बेथ की जान बची तो उसने जल्दी से वहां पड़ी चैनसॉ उठाई और जल्दी से कैसी को क्रशर मशीन को चालू करने को कहा। तब जैसे ही वो मशीन चालू हुई तो बेथ ने चैनसॉ की मदद से उस शैतान को क्रशर मशीन में घुसाकर उसके चीथड़े उड़ा दिए और शैतान के मरते ही वो कैसी को लेकर वहां से निकल गई। खैर, अब अगले दिन उसी बिल्डिंग की लिफ्ट से जेसिका नीचे आई, जो कि इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहती है और ये वही जेसिका है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। तब अपनी गाड़ी के पास आकर जेसिका ने टेरिसा को बताया कि तुम, मैं और कैलेब एक ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। लेकिन टेरिसा का फोन कटते ही जेसिका ने पार्किंग में चारों ओर खून बिखरा हुआ देखा, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई। पर इससे पहले कि जेसिका कुछ समझ पाती, शैतान ने बिल्कुल वैसे ही उसे अपने वश में कर लिया जैसे उसने एली को किया था, क्योंकि बेथ ने सिर्फ एली, ब्रिज और डैनी को ही मारा था, जबकि वो शैतान अब भी खुला घूम रहा था। अब भले ही शैतानों को ऐसे खत्म नहीं किया जाता, पर ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।